हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी न्यूरो स्टडी पॉइंट। आप लोग को जैसे कि पता है कि मैं क्लास में टॉपिक वाइज प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो कि एग्जाम्स में पूछता है और प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में प्रीलिम्स में पूछने वाले हैं। और पीवाईक्यू की ये किताब है जिसमें क्लास 1 और क्लास 2 के में मैंने 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन करवा रखा पहले ही। आज मैं 26 से शुरू करने वाली हूँ। अगर आप लोग नहीं जाके देखे हैं तो दोनों वीडियो में ज़रूर जाके देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। भले ही मेरे पास टाइम नहीं था 2-3 दिन से, तो आज मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ। और ज़रूर से ज़रूर जाके देखें, क्योंकि आप लोग को काम होने वाला है, काम आने वाला है। ये सारा टॉपिक्स देख सकते हैं कि यही सब टॉपिक हैं जो आपको प्रीलिम्स क्रैक करने लगेंगे। चाहे आप हो लड़के चाहे लड़की, प्लीज़ जाके देखें, क्योंकि आप लोग एक बार अपना लाइफ में कुछ कर लोगे ना, तो तभी आपको सक्सेस मिलने वाला है। कुछ अच्छा अचीव करो पहले, फिर तो पूरी लाइफ अच्छे से गुजरेगी। आगे की और जो साल है ना, जो बहुत सारे कंपटीशन में आप लोग को बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो जो प्रीलिम्स के लिए बीपीएससी जो 72 बीपीएससी होने वाला, उसमें अगर भरे हैं फॉर्म तो अच्छे से तैयारी करें। और शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि क्लास 3 है। क्लास 1 क्लास 2 पहले ही हो चुका है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं 26 जुलाई से पहले तक करवा दूँगी। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएँ और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं और अच्छी वीडियो और आप लोग के लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। और अगर आप लोग को लगता है कि ये इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पहले एक वीडियो अच्छे से देख कर देखें। आपको सच में लगेगा कि वीडियो सच में इम्पोर्टेंट है। मेरी कोई बड़ी चैनल को बड़ी वीडियो शूटिंग ये सब नहीं करती, पर मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट था, वही उसी चीज़ के बारे में वीडियो बना रही हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ भी और इसमें चेंजेस हो, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक 6 to 10 की बुक, तो मैं वो सब भी करवा दूँगी। आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। और सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से करवा सकें। तो देख सकते हैं कि मैं अभी चला रही हूँ भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत। एक बार आप पूरी वीडियो एंड तक देखें और इसको समझें। अगर जो सीरियस स्टूडेंट होगा ना, जो सच में चाहता होगा कि उसका बीपीएससी क्रैक हो, तो वो ज़रूर से ज़रूर टॉपिक देखेगा और मेरे वीडियो को ज़रूर से समझेगा और अच्छे समझेगा, क्योंकि उन्हें चाहिए क्रैक करने के लिए कुछ अच्छी जगह, अच्छे से क्लासेस जो उनकी मदद कर सके। किसी भी एग्ज़ाम में नहीं, आदमी बहुत सारी चीज़ पढ़ता है, पर अगर रियल टॉपिक क्रैक ना हो, क्लियर ना हो, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो अभी चल रहा है भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत, जिसमें 25 क्वेश्चन पहले ही करवा रखा है, क्लास 1 क्लास 2। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ वहाँ जाके देख लें। और चलो शुरू करते हैं आज की नई क्लास, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करनी थी। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था लगभग 1000 ईस्वी के बाद, जो कि सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं मैं सारे एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ कि आपका इस टॉपिक से भी रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो ना, तो वो क्लियर ही हो जाए और आपको कोई भी छूटे ना। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। रेडियो कार्बन एक्टिविटी जानते हैं आप, जो रेडियो कार्बन पद्धति है, उसके अनुसार भारत में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व, कब 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रारंभ हुआ था। पुरातात्विक साक्ष्यों में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 1500 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। ये ही 2 पॉइंट था जो आपको याद करना था। अब क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ते हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय
की मरम्मत किसने की थी? अब देखिए दूसरी शताब्दी यानी कि कितना ही पुराना होगा, और उस टाइम कृत्रिम झील और उसकी मरम्मत किसने कराई थी? तो वो कराया था रुद्रदामन। क्या था ऑप्शन? रुद्रदामन। क्या था? रुद्रदामन। और रुद्रदामन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो वो कह रहा है रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख जो कि संस्कृत का सर्व प्राचीन शिलालेख है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत का प्राचीन शिलालेख है, जिसमें सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय का निर्माण की जानकारी दी जाती है। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल, देखिए अब सुदर्शन झील का निर्माण कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के आसपास। प्रांतीय जो शासक था पुष्यगुप्त ने कराया था। अब इसका सीधा आप लोग को याद करना है कि सुदर्शन झील का वो कृत्रिम जलाशय है, उसकी मरम्मत रुद्रदामन, और उसको जो बनवाया था कौन सा शासक था? तो मौर्य काल का शासक था पुष्यगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील प्रथम बार मरम्मत रुद्रदामन ने तथा दूसरी बार स्कंदगुप्त ने करवाया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आज थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन को अगर हम लोग करेंगे तो जल्दी से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियों किस कला से के महत्वपूर्ण अवशेष है? अरे तो आसान है, गुप्त कला। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैंने पिछले 2 वीडियो में जो 70वीं बीपीएससी का एग्जाम में यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी में पूछ चुका है। अब मैं क्यों पीवाईक्यू के पीछे पड़ी हुई हूँ? क्योंकि यहीं से सिलेक्शन होगा। आप पूरे वीडियो को देखें पहले, आप पीवाईक्यू को समझने का कोशिश करें। ठीक है, तो यह मुझे पता था क्योंकि मैंने पीछे पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप लोग भी लगा सकते हैं इसको। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि देवगढ़ का दशांतर मंदिर, जो दशांतर मंदिर है वो कहाँ है? देवगढ़ का, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले, कहाँ है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है तथा इलाहाबाद में अवस्थित गढ़वा मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। भारत में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ गुप्त काल से माना जाता है। अब भारत का ये जान सकते हैं कि भारत में मंदिर निर्माण कब से शुरू हुआ था? तो गुप्त काल से। कब से? गुप्त काल से। भारत और फिर प्राचीन भारतीय इतिहास में मंदिर निर्माण की 3 कला शैली प्रचलित थी। अब कौन कौन सी शैली प्रचलित थी उस टाइम जिससे मंदिर बनाया जाता था? तो पहली थी नगर शैली। ये इम्पोर्टेंट है, ये शैली के बारे में क्वेश्चन पूछता है। कौन सी शैली से कौन सी मंदिर बनी हुई थी, ये कौन सी मंदिर, इसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया गया था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान से देखें। पहला था नगर शैली। नगर शैली में कहाँ पर ज़्यादा प्रचलित था? तो उत्तर भारत यानी हिमालय से विंध्याचल तक। द्राविड़ शैली दक्षिण भारत कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। और बेसर शैली मध्य भारत यानी विंध्याचल से कृष्णा नदी तक। तो आप समझ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए 70वीं बीपीएससी में एक्सप्लेनेशन में ये मैंने बता रखा है। ठीक है, बता रखा है। ये वीडियो 1 है जिसमें वो वाला, उसमें मैंने बता रखा। और देखिए ये पूछ चुका है 68वीं बीपीएससी का एग्जाम में। तो सोचे कितना ज़्यादा पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारा पीवाईक्यू कर लें तो एक भी क्वेश्चन क्या बचने वाला है? नहीं बचने वाला। तो विक्रमशिला किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये था धर्मपाल। कौन था? ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। अब धर्मपाल के बारे में जानते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी बिहार की स्थापना धर्मपाल, देखिए धर्मपाल ने 2 ठो करवाया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी बिहार की स्थापना धर्मपाल ने करवाया। तथा पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल, जो ओदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। और कौन थे? पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जिन्होंने ओदंतपुरी बिहार की भी स्थापना की थी। अब आते हैं देखिए 67th बीपीएससी, बिल्कुल एकदम अच्छे से 67th बीपीएससी का री एग्जाम का है, यानी ये भी फिर से एग्जाम हुआ था। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की? अरे ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन इतनी बार आया है ना बौद्ध धर्म वाला कि आप यकीन नहीं करोगे, आगे देखना बहुत सारा। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगिरी में हुई थी, अपने बिहार में, राजगिरी में। और अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। तो एक्सप्लेनेशन सारा कुछ कह रहा है कि कौन कौन सा सभा कहाँ कहाँ पे हुआ था। तो पहला देखिए, प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। कब? 483। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। याद हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा संगति कहाँ हुआ था? वैशाली। किसके शासनकाल में? कालाशोक। कब? 383। देखिए 100 साल का डिफरेंस है। और किसके कौन अध्यक्ष था? तो सबकामी था। कौन? सभाकामी। तीसरी कब हुई थी? पाटलिपुत्र में, अशोक था शासनकाल, और 251 ईसा पूर्व में। और इसका दिन थे मोगलीपुत्र तिस्य। चौथा भी हुआ था जो था कुंडलम वन, कनिष्क, उसका शासनकाल था और ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष था वो था वसुमित्र अश्वघोष, उपाध्यक्ष। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्या कहाँ आते हैं? क्वेश्चन नंबर 31, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? ये क्वेश्चन तो भाई दड़काने वाला है, पर कोई नहीं, हम सब कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं, जरूर से जरूर। तो किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख ले थोड़ा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी हत्या की थी? अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। और देखिए सत्याहत्तर हासिल की थी। विरासत में एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के बाद उन्होंने पड़ोसी क्षेत्रों पर नियंत्रण बढ़ाकर अपने पिता समुद्रगुप्त की नीति को जारी रखा। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता कौन था? समुद्रगुप्त। उसका भाई कौन था? रामगुप्त। और उस चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनका शासनकाल था 380 से 415। इसे शासनकाल में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला, स्थापत्य, साहित्य इत्यादि की अभूतपूर्व मतलब बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भी आए थे। ये क्वेश्चन जो आया था या कौन से शासनकाल में आया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये हम करवा रहे हैं, ध्यान से ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन है, वह समुद्रगुप्त का पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम का पौत्र भी था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। सांची अभिलेख, उसे देवराज भी कहा जाता था और प्रवेशन भी कहा जाता था। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी बनाई थी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको अच्छा से एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, बाकी सब थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। और चंद्रगुप्त ने विद्वानों को संरक्षण दिया था, मतलब उन्हें बढ़ावा दिया था, उन्हें संरक्षण किया था। उनके दरबार में नवरत्न निवास करते थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी प्रमुख थे। धन्वंतरी एक इम्पॉर्टेंट इंसान है, इसके बारे में आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था पुष्यभूति। कौन किया था? ऑप्शन नंबर ए पुष्यभूति। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। गुप्तों के बाद उत्तर भारत सबसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही की थी। मतलब गुप्त साम्राज्य जो था उसके बाद वर्धन वंश का ही सबसे विस्तृत साम्राज्य माना जाता है उत्तर भारत में। इस वंश का उदय हरियाणा के धनेश्वर में हुआ था। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में, यानी बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित्र, उसमें पुष्यभूति को वर्धन वंश का संस्थापक बताया गया है। इसके अलावा बाणभट्ट के अन्य अभिलेख जैसे कदम्बरी, चंडी शतक बुक के मतलब लेखक का भी नाम पूछता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था?
बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका नाम है कुषाणों ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए कुषाण ने। किसने? कुषाण ने। अब आगे देखते हैं इसका और भी जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन आने वाला है तो हमें ध्यान देना है एक्सप्लेनेशन पे भी। तो ये कह रहा है कि पार्थानियों के रोमन के संबंध अच्छे नहीं थे, मतलब पार्थानियों के रोमन से संबंध अच्छे नहीं थे, ठीक है। इसलिए चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों से मधुर संबंध बनाने पड़े। मतलब चीन का संबंध अच्छा पार्थानियों से नहीं था, तो इसने चीन ने किसके साथ बनाया? तो चीन ने बनाया कुषाणों से, ठीक है। यह व्यापार महान शिल्प मार्ग और रेशम मार्ग से संबंध होता था। देखो सिल्क मार्ग और रेशम मार्ग आज से कितना 100 साल पहले भी सिल्क मार्ग ये सब था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के बीच मधुर संबंध का उल्लेख है। इसको कहा जाता है पेरिलियंस ऑफ द इरिथियंस नामक पुस्तक में मिलता है। जो ये सब के संबंध हैं वो ये बुक में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? कोई जानता है? देखिए इसका आंसर था जीवक, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जीवक कौन था और इसका कार्य क्या था। तो ये इसका कार्य था, बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था। बिंबिसार कहाँ का सम्राट था? मगध साम्राज्य का, ठीक है। इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसकी? हर्यक वंश। बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था? 544 से 492। 544 से 492 तक, ठीक है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में था। अब देखिए जो गौतम बुद्ध के समय में प्रसिद्ध वैद्य था वो बिंबिसार के दरबार में था। तो ये अच्छी टॉपिक है कि नहीं? आप ही देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड बिंबिसार का टॉपिक रिलेट कर रहा है, तो इससे कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता होगा, ठीक है। तो देखिए कौन था? गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में था। अवंतीराज चंडप्रद्योत से उसका युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने से उसे अपने राज्य वैद्य जीवक को चंडप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा में भेजा, ठीक है, चिकित्सा में भेजा था। चंडप्रद्योत की पीलिया रोग नामक का इलाज जीवक ने ही किया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट था और हो गया। अब आप देख सकते हैं कि अब हम लोग आ चुके हैं 67 कैंसल्ड बीपीएससी। हमें सब क्वेश्चंस को करना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका सिंपल आंसर है लोथल, ठीक है। लोथल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में, कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे खंबात की खाड़ी के निकट लोथल अवस्थित है, ठीक है। इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव ने की थी। यहाँ की प्रसिद्ध गोड़ीवाला यानी डॉक यार्ड का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा चावल, फारस की मुहर, हाथी की दांत, चक्की, अग्नि की भी साक्ष्य मिलते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जैसे कि हड़प्पाकालीन बहुत सारे जगह है ना, जैसे लोथल, राखीगढ़ी है ना, तो वो सब के में कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, वो सब क्वेश्चन पूछता है, हमेशा ये सब पूछता है, तो हमको ध्यान रखना होगा कि नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 36। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर कोई चोल से रिलेटेड नहीं है, इसका आंसर है विजयालय। कौन था? विजयालय। इसका तो नाम ही विजयालय है। विजयालय चोल साम्राज्य का स्थापना विजयालय ने 8वीं शताब्दी में की थी। 8वीं शताब्दी। चोलों का राजधानी तंजौर थी। चोल काल की नटराज की मूर्ति व स्थानीय सुशासन की व्यवस्था अति प्रसिद्ध थी। अच्छा देखो, चोल काल में कौन सी चीज़ प्रसिद्ध थी? तो नटराज की मूर्ति और स्थानीय स्वशासन, मतलब खुद से शासन करने की जो नीति थी वो उस टाइम प्रसिद्ध थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में।
प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? आए अभी तो हम लोग बौद्ध संगीति बोले थे ना, ये क्वेश्चन रिपीट करता है और आप लोग को ध्यान देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन फिर से बौद्ध संगीति से है। तो प्रथम में कौन था? तो प्रथम में कौन था, क्या पूछ, अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महाकश्यप। अभी तो हम लोग पढ़ के गए हैं, है ना, पढ़ के गए हैं। तो इसके आंसर हो गया महाकश्यप। तो फिर से एक्सप्लेनेशन तो देने की ज़रूरत नहीं है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन ही दिया है, वही जो भी हम लोग पीछे देख के आए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, जरा उसे ध्यान से देख लें। तो किरातर जूनियम पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था भारवी, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ गौर कर रहे हो, ऑप्शंस ही की टिक हो रहे हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं भी आता है, आ जाता है, तो उसको भी हम लोग को देखना होगा कि इसका सही ऑप्शन क्या है वो, और ऑप्शन नंबर ई भी वहाँ पे रहेगा। तो ये न्यू वर्जन है इसका, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई भी दिया है, और आपके एग्ज़ाम में भी ऑप्शन ई देने का बात कहा जा रहा है। तो इस बुक से एकदम आप लोग एकदम उसी एग्ज़ाम के पैटर्न्स को देख सकते हैं कि हमें ऑप्शन नंबर ई भी कभी चूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो भारवी था, और भारवी के बारे में कि किरातस विराधे शिव और अर्जुन की कथा है, जो ये बुक है किरातस जूनियम, तो वो शिव और अर्जुन की कथा है, ठीक है। नामक महाकाव्य की रचना महाकवि भारवी ने की थी। इसमें 18 सर्ग मतलब अध्याय है, सर्ग मतलब अध्याय है, और भारवी जो थे संस्कृत के महान कवि थे। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है, मतलब इसको महाभारत से रिलेट करके लिखा गया है। अब देखिए 66 बीपीएससी, एक ही वीडियो में आपको अगर सारे रिलेटेड टॉपिक के साथ अगर पढ़ा दिया जाए, और ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि 26 जुलाई से पहले करवाएंगे, तो आप लोगों को कितना ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ें और लोगों को भी बताएं कि यहाँ पे PYQ कराया जा रहा है। अगर तुम इससे जुड़ोगे तो तुम्हारा प्रीलिम्स तक पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है, यह तो बात पक्की है। 39 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। तो निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हुए? तो जूता हुआ खेत जो मिला है, मतलब खेत जो था ना वो जूता हुआ था, तो कहाँ मिला है? ये मिला है कालीबंगन में। कहाँ मिला है? एक्सप्लेनेशन में मैंने मार दिया, ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगन।